Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8th chapter 12th part 2 of friction. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon. Okay, let's start part 2 of the chapter friction. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है. इस पार्ट में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है. अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट पोजिशन टू मोशन. किसी चीज़ अगर स्टॉप पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में है और उसको मोशन में लाना, उसके लिए जो फोर्स चाहिए उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? एक चीज़ ऑलरेडी मोशन में है, उसी स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन जो है ये हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, हमारे लिए ये बहुत सारे काम कर जाती है. ये सिर्फ एक ओपोजिंग फोर्स ही नहीं, हमारे कितने काम किया आता है आइए डिस्कस करते हैं. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इज इट इजियर टू होल्ड ए कुल्हड़ और एक ग्लास टम्बलर? अब याद कीजिए, एक कुल्हड़ पकड़ना ज़्यादा आसान होता है या फिर एक ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर तो हाथों से फिसल जा रहा है ऐसा लगता है ना, पर कुल्हड़ को तो हम कितनी अच्छी तरह पकड़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस जो है वो रफ होता है और कुल्हड़ ग्लास का जो टम्बलर है वो स्मूथ होता है, तो फिर वो हमारे हाथ से जैसे फिसल जा रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है ऐसा लगता है. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी और हैज ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. अगर हमारी टम्बलर का बाहर सरफेस ग्रीजी है, ऑयली है, यानी कि वो भी स्लिपरी है, तो फिर वुड इट बी इजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? डेफिनेटली ये हमको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा होल्ड करने के लिए, क्योंकि हम फील कर रहे होंगे जैसे ये हमारे हाथ से छूटा जा रहा है. जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? तो फिर अगर थोड़ा ऑयल लगने से हमको ये लग रहा है कि हमारे हाथ से फिसल जाएगा, तो आप ये सोचिए अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें किसी चीज़ पकड़ने में कितना मुश्किल होता. Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track. एक वेट गीला और मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर. एक वेट मार्बल फ्लोर में अगर हम मूव करते हैं तो हमें कैसा लगता है? जैसे हम फिसल रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, देन हम स्लीप कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा होल्ड प्रॉपर्ली नहीं रहता. कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? अब आप याद कीजिए, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं तो आपका ये सारे काम चलना फिरना, किसी को होल्ड करना, किसी चीज़ को होल्ड करना कितना मुश्किल हो जाता. तो यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अरे और दूर की बात छोड़ो, आप जो पेन में लिख रहे हो, पेंसिल में लिख रहे हो ना, ये भी नहीं कर पाते. व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रफ्स ऑफ सम चक पार्टिकल्स व्हिच स्टिक टू. तो फिर आपके टीचर जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये चक पार्टिकल जो बोर्ड में स्टिक कर रहे हैं ये भी तो नहीं हो पाता ना. स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड. कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? चॉक और बोर्ड में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये भी नहीं हो पाता. तो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर वो और स्टॉप होता ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड? अगर टायर और रोड के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता? वो तो स्टॉप ही नहीं होता टायर. They could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. ना तो वो स्टॉप हो पाता ना स्टार्ट हो पाता, या फिर वो अगर मूव कर रहा है तो ना डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं हो पाता, क्योंकि हम ब्रेक लगाते हैं और फिर कैसे एक्सीलरेटर दबाते हैं तभी जाकर तो डायरेक्शन चेंज होता है. You could not fix a nail on the wall.
हम वॉल में एक नेल तक फिक्स नहीं कर पाते, और टाई ए नॉट, एक नॉट आप देख पा रहे हैं इसमें एक जूती में, तो फिर ऐसे एक नॉट भी नहीं कर पाते, टाई कर पाते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अरे इतनी बड़ी बड़ी चीज़, ये सब कुछ नहीं हो पाता, किसी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल। अपर पार्ट्स में हम देखें तो सिर्फ हमारे उपकार ही नहीं करता, हमारे बहुत से लॉस भी करता है। जैसे इट वर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेयरिंग और सोल्स ऑफ शूज। तो फिर ये हमारा क्या क्या लॉस करता है, जैसे कि किसी स्क्रू घिस जाता है, बॉल बेयरिंग धीरे धीरे खराब हो जाता है, हमारा शूज का जो सोल होता है वो भी घिस जाता है। तो फिर ये सारे फ्रिक्शन की वजह से होता है। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवरब्रिज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो वर्न आउट स्टेप्स होता है, स्टेप सारे भी घिस जाता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है, ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अगर आप अपने दोनों हैंड्स को जोर से मसल लेंगे तो फिर उसमें हीट निकलता है, आपकी पाम आपको कुछ गर्म महसूस होगा। हाउ डू यू फील? आपको महसूस होगा कि ये गर्म लग रहा है। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच बॉक्स अगेंस्ट द रफ सरफेस। मैच बॉक्स को अगर आप उसके रफ सरफेस में, मैच की स्टिक को अगर आप उसके रफ सरफेस में घिसेंगे तो फिर उसमें भी आग निकल आएगा। ऐसे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज राउंड। अगर मिक्सर ग्राइंडर आप कभी चलाए होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर चलने के बाद उसका जार जो है वो गर्म लगने लगता है। फॉर ए फ्यू मिनट यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन व्हिच फ्रिक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स हीट। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट व्हेन ए मशीनरी इज ऑपरेटेड, जब कोई मशीनरी ऑपरेटेड होता है, एक मशीन चलता है, हीट जनरेटेड कॉस्ट मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हीट जनरेटेड होके बहुत सा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अगर ऐसे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और जिससे एनर्जी वेस्ट हो जाता है तो फिर हमें ज़रूर ही ये फ्रिक्शन कम करना चाहिए। आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस। अगर हम देखें तो बहुत सारे सिचुएशंस में हमको फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहिए होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? आपने देखे होंगे आपके जूते के पीछे और शूज का सोल जो है वो ग्रूव्ड होता है, यानी कि लाइन लाइन होता है और ऊंचा नीचा होता है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये किस लिए होता है? ताकि आप आराम से चल पाए और चलते वक्त उसका फ्लोर के साथ अच्छा ग्रिप बना रहे, ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले और आप गिरे ना। सिमिलरली द treaded टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। अगर आप ये ट्रैक्टर, ट्रक, कार्स, इन सब के टायर को देखेंगे अच्छी तरह तो फिर आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं ऐसे ही वो ट्रीडेड टायर्स होता है, जिससे उनका ग्राउंड के साथ अच्छा ग्रिप यानी कि अच्छा पकड़ बना रहता है, और चाहे वो थोड़ा स्पीड भी चले तो एक्सीडेंट नहीं होने का, नहीं फिसलने का चांसेस है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम बाय बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स और बाईसाइकिल में आप देखे होंगे ब्रेक सिस्टम होता है जो कि जानबूझकर, जिसमें कि फ्रिक्शन इंक्रीज करने का तरीका होता है। कैसे? When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो फिर ब्रेक पैड्स वो बिल्कुल ही टच नहीं करता आपके व्हील को, पर जब आप ब्रेक दबाते हैं तो फिर वो झट से रिम को पकड़ लेता है और फिर साइकिल स्टॉप हो जाता है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और फिर जैसे व्हील भी उसको मूव करना बंद हो जाता है, तब फिर आपके साइकिल कम टू रेस्ट। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। कबड्डी प्लेयर भी ऐसे जब खेल रहे होते हैं तो फिर वो अच्छी तरह ओपोनेंट को पकड़ पाए और ओपोनेंट उसके पकड़ से ना फिसल जाए, उसीलिए वो भी अपने हाथ को ऐसे एक पाउडर में रफ करते हैं
ताकि पकड़ अच्छा बना रहे। और ऐसे जिम्नास्ट भी, जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं तो फिर वो भी अपना पकड़ बार को अच्छी तरह पकड़ पाए। पकड़ सही रखने के लिए एक कोर्स सब्सटेंस, एक खुरदरा सब्सटेंस से अपने हाथ को पहले रब करते हैं ताकि उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना रहे और फ्रिक्शनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए बेटर ग्रिप हो, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी डू नॉट वांट टू मिनिमाइज इट। पर कुछ केसेस हैं जिसमें ये तो गया जहाँ पर हमको फ्रिक्शन चाहिए, पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पर हमको फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है, यानी कि कम से कम करना है। तो फिर कहाँ ऐसा होता है? Why do you sprinkle the powder on the कैरम बोर्ड? आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो और आपकी गोटी जो है डॉट्स अच्छी तरह फिसले और आप उसको अच्छी तरह खेलने का मजा ले। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. ऐसे ही आपके घर में डोर का हिंजा जो कलकब्जा है वहाँ पर आप थोड़ा सा ऑयल अगर डाल देंगे ना तो फिर डोर बहुत स्मूथली मूव करेगा। और उसके मूव करने के टाइम में थोड़ा आवाज़ भी कभी कभी करने लगता है, वो भी नहीं करेगा। द डोर मूव स्मूथली, बहुत अच्छी तरह ही मूव करने लगता है। ए बाइसाइकिल एंड ए मोटर मैकेनिक्स यूजेस ग्रीज बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स। तो फिर बाइसाइकिल में हुआ या फिर मोटर मैकेनिक्स हुआ, ग्रीज यूज करते हैं कि मोटर पार्ट्स में जहाँ पर ये दो चीज जॉइंट होते हैं कि अच्छी तरह उनका मोशन बना रहे, स्मूथ मोशन के लिए उसी जगह में जॉइंट्स में ग्रीज देते हैं। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, हम फ्रिक्शन को कम करना चाहे। क्यों? इससे क्या होगा, उसका एफिशिएंसी, उसका कार्य करने का जो लेवल, उसका कैपेसिटी और भी ज़्यादा रहेगा। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. जब हम ऐसे जॉइंट प्लेसेस में मशीनरी पार्ट में कुछ ऑयल, ग्रीज ऐसा देते हैं तो फिर क्या होता है, वो दोनों सरफेस आपस में टकराते नहीं और आपस में घिसते नहीं। इन दोनों के बीच, दोनों सरफेस के बीच ग्रीस या फिर ऑयल का एक लेयर रहता है। इससे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है और इंटरलॉकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। दो सरफेस की उबड़ खाबड़ जब इंटरलॉक हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज जब इंटरलॉक हो जाते हैं तो फिर ऐसे में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो फिर ऑयल और ग्रीस देने से दोनों सरफेस आपस में टकराते ही नहीं और इरेगुलरिटीज तो इंटरलॉक हो ही नहीं पाता, इसीलिए मूवमेंट बहुत स्मूथ होता है। अब आपको पता चला इसका इम्पोर्टेंस, ग्रीस और ऑयल क्यों दिया जाता है। तो इसी टाइप ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, इसको एक स्पेशल टर्म कहा जाता है लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। याद रखिए, लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं? जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, उसे कहते हैं लुब्रिकेंट्स। तो फिर ये क्वेश्चन में आ सकता है, गिव द डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स विद एग्जांपल्स हाउ इट डिक्रीजेस हेल्प फ्रिक्शन। ओके, तो फिर यही होगा आंसर। इन सम मशीन्स इट may not be advisable to use oil as lubricant। कुछ मशीन में हम हमेशा ऐसे ऑयल को ही लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो फिर और क्या क्या कर सकते हैं? एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फिर दो पार्ट्स के बीच एयर कुशन यूज किया जाता है और वही फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। Wheels reduce friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers। बहुत से टाइम में आप ऐसे ये रोलर्स देख रहे हैं, अटैची में ऐसे रोलर लगा हुआ आप देखे होंगे। तो फिर ऐसे में इवन ए चाइल्ड कैन पुल
such pieces of luggage। ऐसे में अगर रोलर लगा हुआ है तो फिर एक छोटा सा बच्चा भी बड़ा से बड़ा वजन को आसानी से ले जाता है। Why is it so? ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि रोलर जो है इसका ही ये सारे कमाल है। Let us find out। चलिए देखते हैं आखिर इसमें होता क्या है। एक्टिविटी 12.4 टेक ए फ्यू पेंसिल्स व्हिच आर सिलिंड्रिकल इन शेप। ऐसे कुछ पेंसिल लीजिए जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है और उसके ऊपर पैरेलली प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए टेबल। टेबल के ऊपर उनको पैरेलली रखिए और उसके ऊपर एक बुक रखिए। अब आप नाउ पुश द बुक। वो बुक को अगर आप पुश करेंगे तो फिर क्या होगा, बुक के साथ साथ पेंसिल भी रोलिंग होता जाएगा और बुक भी साथ साथ मूव करता जाएगा। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? अगर आप बिना पेंसिल के उसको खिसका के ले जाते तो फिर ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता, पर अगर आप उसको पेंसिल के ऊपर रोल करके देंगे तो फिर ये आराम से चला जा रहा है, जैसे इसके नीचे कोई व्हील लगा है। ऐसे में वो फ्रिक्शनल फोर्स और भी कम हो जाता है। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस टू मोशन, ये बुक मूव करने में जो रेजिस्टेंस है वो और भी कम हो गया है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? आप ऐसे बड़े बड़े मशीनरी को जब मूव किया जाता है, बहुत हैवी मशीनरी, उसको किसी आदमी उठाकर नहीं ले जा सकते, तो फिर नीचे ऐसे लॉग यानी कि वुड रख के उसको ऐसे फिसल कर लिया जाता है, फिसला कर लिया जाता है स्लाइडिंग करके। ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी, एक चीज दूसरे चीज के ऊपर रोल होके जाता है। तो इसी रोलिंग होने के टाइम में जो रेजिस्टेंस मोशन में आता है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता है हमेशा फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। हमेशा ये रेजिस्ट करता है, फ्रिक्शन जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रेजिस्ट करता है। तो फिर एक बड़ी के ऊपर दूसरा बड़ी जब रोल करता है उसी टाइम में जो रेजिस्टेंस फोर्स आता है उसी को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आपको पता चला कि रोलिंग होने से फ्रिक्शन कम होता है, रिड्यूस होता है और हमारे काम आसान होता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देम टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। एक चीज को, एक बुक को अगर हम स्लाइड करें उससे ज़्यादा आसान होगा उसको हम अगर रोल करें नीचे पेंसिल देकर या फिर और कोई ऐसे राउंड वाला चीज़ देकर। तो दिस इज द रीजन इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर। इसीलिए हम बड़े बड़े लगेज में रोलर लगा देंगे तो उसको मूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड? इसीलिए तो कहा गया है कि जब से ये व्हील का उद्भावन हुआ है तो फिर ये हमारी जनहित के लिए बहुत ही बड़ी उपकारी है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। तो अब आपको पता चला कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, यानी कि हमको काम और भी आसान होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट ऑफ मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। ऐसे बॉल बेयरिंग यूज करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में परिवर्तित करते हैं। तो इसका काम कैसे हो पाता है? बॉल बेयरिंग लगाने से। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन हॉफ्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग्स फैन एंड बाईसाइकिल। ऐसे हमको बॉल बेयरिंग कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे हमारा सीलिंग फैन है वहाँ पर लगता है और फिर हमारा बाईसाइकिल में भी लगता है। ये देखिए ये है बॉल बेयरिंग। तो अभी पढ़ते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है एयर बहुत लाइट वेट है और बहुत पतला भी है।
yet it exerts frictional force on objects moving through it. पर फिर भी उसके एयर के थ्रू कुछ चीज जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो अप्लाई होता ही है। और वो कौन एग्जर्ट करता है? खुद एयर ही एग्जर्ट करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। ऐसे ही जैसे एयर के थ्रू में कुछ चीज जाने से उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, ऐसे वाटर के थ्रू भी अगर कुछ चीज जाएगा तो वाटर उसके ऊपर, उसी चीज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, साइंस में ये गैसेस और लिक्विड दोनों को मिलाकर कहा गया है फ्लूइड। तो फिर फ्लूइड क्या है? दोनों गैस, एयर और वाटर दोनों को मिलाकर कहा जाता है फ्लूइड्स। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड में अगर किसी चीज मूव कर रहा है तो फिर फ्लूइड भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो फिर व्हाट इज ड्रैग? फ्लूइड उसी के थ्रू जो चीज जाता है उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को बोलते हैं ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब एयर और वाटर, is also called drag. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है तीन चीज के ऊपर। पहला सा कौन सा है? जैसे स्पीड, स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी कि वो जिस फ्लूइड में वो जा रहा है उसी फ्लूइड का क्या स्पीड है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के हिसाब से उसका स्पीड का क्या कंपेरिजन है, उसी हिसाब से। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस एक का शेप स्ट्रीमलाइंड है तो फिर वो वाटर में बहुत अच्छी तरह मूव कर पाएगा। और वो अगर अपनी विड्थ में जा रहा है, एक स्क्वायर पीस है या फिर रेक्टेंगल है और उसका विड्थ सामना करके वो जा रहा है, तो फिर ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रीमलाइन रहेगा तो कम होगा। तो फिर इससे उसी हिसाब से इसे ऑब्जेक्ट का शेप भी डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा। और थर्ड चीज़ है नेचर ऑफ द फ्लूइड। अगर फ्लूइड गाढ़ा है, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो बहुत गाढ़ापन है, तो फिर ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और वो लाइट है, लिक्विड, तो फिर ऐसे में कम होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स थ्री चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड, शेप एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड और नेचर ऑफ द फ्लूइड के तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जब किसी चीज मूव कर रहा है, फ्लूइड के बीच देकर थ्रू से किसी चीज अगर मूव कर रहा है तो फिर उसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो अपोजिंग फोर्स जो कि उसको रोकने वाला है, उसको ओवरकम करके फिर वो जा रहा है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है, ऐसे में उसका अपना जो एनर्जी है वो लॉस हो रहा है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स जितना कम हो सके, किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी इतना ज़्यादा हो पाएगा और इससे क्या होगा, उसका एनर्जी भी बचाएगा। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। व्हेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? तो फिर ऐसे में अलग अलग तरीका अपनाया जाता है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो और किसी भी चीज़ बनाने में उसका शेप को भी खास नज़र में रखा जाता है। और साइंटिस्ट लोगों ने भी इसका अच्छी तरह हिंट्स मिला है उनको, वो भी इसी बात को पूरा ध्यान में रखते हैं। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। अगर हम प्रकृति को देखें, नेचर को देखें, तो हम अक्सर देखें ये बर्ड और फिशेस, ये सारे नेचर में, एयर में या फिर पानी में, तो इन कहा जाए तो फ्लूइड में ये लोग मूव करते रहते हैं। तो फिर फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव देयर इन फ्लूइड ऑल द टाइम। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू सेव विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन।
तो फिर नेचर में ही उनका बड़ी शेप ऐसे रखा गया है कि ताकि उनको फ्रिक्शनल फोर्स कम हो और वो आसानी से मूव कर पाए। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। क्लास 6 में इसे स्ट्रीमलाइन मोशन शेप के बारे में अच्छी तरह कहा गया है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। अच्छा, आप एक एरोप्लेन की शेप को तो देखिए कैसा हुआ है, ये बार्ड की शेप से मैच कर रहा है ना, और स्ट्रीमलाइन भी है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ ए बर्ड? एक बर्ड की शेप और एक एरोप्लेन की शेप लगभग सेम जैसा ही लग रहा है। तो फिर ये हम प्रकृति से सीखे हैं कि कौन सा शेप देना है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो और मोशन आसानी से हो, ताकि वो चीज अपना फुल एफिशिएंसी में काम कर पाए, उसका लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइंड टू हैव शेप्स व्हिच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फिर सारी चीज का डिजाइन ऐसे ही बनाया गया है जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर और लिक्विड ये कम से कम हो और हमारी एफिशिएंसी उसी चीज़ का एफिशिएंसी, चाहे वो किसी मशीनरी पार्ट क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.